विज्ञान के विकास के साथ इंसान अनंत में फैले ब्रह्मांड को जानने की कोशिश में लगा है। हर दिन अंतरिक्ष वैज्ञानिक ब्रह्मांड को खंगाल रहे हैं। क्या हम इतने विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या हमारी धरती की तरह ही किसी ग्रह पर जीवन पनप रहा है? इस सवाल के जवाब की तलाश करते करते वैज्ञानिकों की नजर एक ग्रह पर जाकर ठहर गई, और इस ग्रह पर इसलिए ठहरी कि यहां पर पृथ्वी जैसा जीवन था। देखिए रिपोर्ट। वैज्ञानिकों ने ढूंढा नया ग्रह। नए ग्रह पर आराम से रह पाएंगे इंसान। पृथ्वी पर खतरा आएगा, इंसान नई धरती पर जाएगा। मिल गया सबूत, नई धरती का वजूद। क्या पृथ्वी के अलावा भी ब्रह्मांड में कहीं और जीवन संभव है? क्या हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है? ब्रह्मांड में मौजूद अनगिनत तारों और उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे अरबों खरबों ग्रहों के बीच क्या कोई और ऐसा भी ग्रह है जहां जीवन जीना संभव है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसी नई दुनिया ढूंढ ली है। ये ग्रह तारों के इर्द गिर्द घूमते हैं। इन ग्रह की बनावट, आकार पृथ्वी से मिलता जुलता है। ये ग्रह हैबिटेबल जोन में है, जहां पानी तरल रूप में रह सकता है। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी खोज की है। एक्सोप्लैनेट्स वो ग्रह है जो सौर मंडल से बाहर है। वैज्ञानिकों ने दूरबीनों की मदद से इसका पता लगाया है। पृथ्वी जैसे ग्रह का मतलब है कि ये अपने तारे से सही दूरी पर है, ताकि ना ज्यादा गर्मी हो और ना ही ज्यादा ठंड। ये गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है, जो ना ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा होता है। वैज्ञानिकों को अभी तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं, लेकिन पृथ्वी जैसे कुछ ही हैं। ऐसे में कई बार सवाल आता है कि क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? जीवन की तलाश में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इनके वायुमंडल की जांच कर रहा है, जहां पर ऑक्सीजन और मीथेन जैसे तत्व मिल सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2021 से काम कर रहा है। वो ग्रह की वायुमंडल को स्कैन करता है। अगर पानी, ऑक्सीजन या जैविक गैसें मिलना जीवन होने का संकेत या सबूत हो सकता है, जो कि आने वाले मिशन एरियल में मददगार हो सकता है। जेम्स से पहले नासा के केपलर टेलीस्कोप ने 2009 से 2018 तक काम किया। इसने 2600 से ज्यादा ग्रह ढूंढे। इनमें कई पृथ्वी जैसे हैं, जिसमें सबसे लंबा नंबर आता है केपलर 69C, जिसकी खोज 2013 में हुई, जिसका आकार पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये वीनस जैसा गर्म है। ये अपने तारे के इर्द गिर्द 242 दिन में एक चक्कर लगाता है। ऐसे ही केपलर 452b की खोज 2015 में की गई, जिसका आकार पृथ्वी से 1.6 गुना बड़ा है, जो सबसे ज्यादा पृथ्वी जैसा है, लेकिन इसके बड़ा होने से भारी गुरुत्वाकर्षण है। 2014 में खोजे गए केपलर 186f भी पृथ्वी से ही मिलता जुलता है। पहला पृथ्वी आकार का ग्रह है जो वीटेबल जोन में है। यहाँ जीवन की संभावना सबसे ज्यादा है। इस लिस्ट में केपलर 438b, केपलर 1649c ग्रह भी आते हैं, जो पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। इन ग्रहों पर वैज्ञानिक जीवन की तलाश में जुटे हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये खोज न केवल हमें पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों की तलाश में महत्वपूर्ण जानकारी देगी, बल्कि हमें इन ग्रहों के वातावरण को और गहराई से समझने में भी मदद मिलेगी। यानी ये खोज ब्रह्मांड में जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये वक्त भविष्य में एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में देखा जाएगा, जब हम ये सवाल लेंगे कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या नई धरती मिल गई है? क्या जब हम बात करने लगे हैं कि इस सोलर सिस्टम का एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब ये खत्म हो जाएगा, क्या नई धरती पर इंसान जाके बस पाएंगे? क्या इंसान यहां इस धरती पर भी कहीं से आकर बसे हैं? ये भी बड़ी बात यहां पर पैदा होती है। डॉक्टर मार्तंड झा हमारे साथ कंट्रीब्यूटिंग एडिटर के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका इस हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने एनालिसिस के साथ। डॉक्टर मार्तंड, क्या वाकई हैबिटेबल जोन में मिलना इस बात की गारंटी होता है कि हम कहीं और जाकर बस सकते हैं, जी सकते हैं?
और दूसरी बात ये, अगर ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो वॉयेजर 1 को ही सोलर सिस्टम पार करने में 35 साल लग गए थे। तो क्या ये इतनी दूर है कि वहां तक जाना भी एक बड़ी बात होगी? डिटेल्ड एनालिसिस आपका। जी, मेरा ये बहुत ही पसंदीदा विषय है। मनुष्य जाति ने हमेशा सोचा है कि वो धरती से बाहर जाके अपना जीवन यापन करे, लेकिन हम एक स्पेस में कहते हैं एक टर्मिनोलॉजी दैट वी आर प्राइमरीली अर्थ बाउंड स्पीसीज। इसका मतलब ये है कि हम जिस तरीके से बने हैं वो इस पृथ्वी के लिए बने हैं, इस धरती के लिए बने हैं। किसी और ग्रह के लिए हमारा शरीर बना ही नहीं हुआ है। हम वैज्ञानिक खोज के लिए दूसरे ग्रहों पर जा सकते हैं, जाते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरे ग्रह पर हम जी लेंगे। जहां तक मुझे लगता है मानव जाति अभी वहां तक नहीं पहुंची है कि बिना अरबों खरबों रुपया उसमें फूके आप वहां जी पाए। ये मेरा एक पर्सनल टेक है इस चीज पर। आप मार्स पर चले जाइए, मंगल पर चले जाइए, हम जा क्यों रहे हैं पहले इसका एनालिसिस करना होगा। मेरे विचार में इसके दो एनालिसिस हैं। पहला तो ये साइंटिफिक इसका एनालिसिस है। उसका मतलब ये कि बाहर के प्लैनेट्स पे अगर कोई धातु मिल रहा है, कुछ ऐसी चीज मिल रही है जिससे मानव जाति का विकास हो सके, तो ये बहुत बड़ी बात होगी और इसी के लिए सबसे ज्यादा पैसा लगाया जाता है। ऐसी कोई चीज हमें मिल जाए जिसका उपकरण के तौर पर धरती पर प्रयोग किया जा सके। दूसरा ये मानसिक कुतूहल। मैं तो स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक मानसिक कुतूहल की ही जद्दोजहद मानता हूं। दोनों चीजें जब एक साथ कंबाइंड होती हैं, तब स्पेस प्रोग्राम या जो स्पेस पॉलिसी है उसको आप एक पूरी अच्छी नजरिए से देखते हैं। मैंने अपना पूरा पीएचडी और एमफिल स्पेस पर लिखा था और उस पर मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट से बात की। जिनसे मैंने बात की उनका प्राइमरीली यही कहना था कि हम लोग इतना पैसा जो खर्च करते हैं स्पेस में जाने के लिए, पहले उसका असेसमेंट जरूरी है। असेसमेंट क्यों जरूरी है? वो इसलिए कि क्या वहां बाहर जाकर क्या सिर्फ हम एक तरह का जिसको पॉपुलर चालू भाषा में हिंदी में कहा जाता है ना टशन दिखाने के लिए, टशन दिखाने वाला मामला बिल्कुल नहीं है। अगर आप खरबों डॉलर्स खर्च करके आउटर स्पेस में जा रहे हैं तो वहां से लेके क्या आ रहे हैं, ये मेरा एक एनालिसिस है। बाकी आप अगला सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, वाकई वाकई आपने बड़ा और दायरा दे दिया इस चीज को। लेकिन अगर नई धरती ये मिल गई है और वो हैबिटेबल जोन में है, यानी वहां पानी उस फॉर्म में है, पानी है तो जाहिर सी बात है H2O उसको हम बोलेंगे, यानी ऑक्सीजन भी वहां पर सस्टेन कर रही है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां पर मिलेगी, कई चीजें बहुत सारी हैं। तो फिर यही चीजें तो हमें इस धरती पर जरूरी होती हैं। ये भी अगर वहां मिल रही हैं उसी एनवायरनमेंट में, तो क्यों नहीं रह पाएगा ये शरीर एक बार वहां पहुंच जाए तो? सवाल अच्छा है, मैं इसका दो तरह से जवाब देना चाहता हूं। पहला तो ये कि हम लोग जो आज बने हैं, जहां तक पहुंचे हैं, जिसकी यात्रा एंथ्रोपोलॉजी की एक यात्रा कही जा सकती है, मानव का विकास, मानव जाति जहां तक आज पहुंच पाई है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल, दशक दर दशक, फिर सेंचुरी दर सेंचुरी, आज हम वहां खड़े हैं एक बहुत बड़ी यात्रा के बाद। आपका सवाल है अगर सिर्फ H2O मिल रहा है तो हम वहां क्यों नहीं रह सकते हैं? सिर्फ H2O मिलना भर मेरे विचार में काफी नहीं है। क्या हम लोग जो आज जी रहे हैं सिर्फ H2O की बदौलत जी रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए हमें? अगर हम एक सस्टेनेबल हैबिटेट की बात करते हैं तो सिर्फ पानी के अंश मिल जाना काफी भर नहीं है। ये मेरा एनालिसिस है। सिर्फ पानी के अंश मिल जाना ही काफ़ी नहीं है, ये आपका एनालिसिस है, क्योंकि जीने के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर मार्तंड झा, ये क्या दरवाजे नहीं खोलता है? अगर हम कुछ दिन पहले ही जिक्र कर रहे थे कि ये सोलर सिस्टम 1 अरब साल बाद ख़त्म हो जाएगा, हालांकि 100 करोड़ साल का वक्त है, मानव के हिसाब से बहुत बड़ा वक्त है, और तब तक और खोज होंगी। शायद एवियोनिक्स इतना आगे बढ़ जाए कि हम स्पीड को भी बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकें, आगे ले जा सकें। लेकिन बात यह है कि क्या हम इस धरती पर ही पैदा हुए या हम भी यहाँ पर कहीं और से आकर यहाँ पर सस्टेन हुए हैं? ये भी तो अभी पूरी तरीके से प्रूव नहीं हुआ है। मैंने सुना है कि रिसर्च इस बात की भी हो रही है कि ह्यूमन स्पीसी इस धरती पर भी कहीं और से तो नहीं आई है। देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, इसका एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि हम लोग जो हैं, हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं, बार बार ये सोचते हैं क्या ये काफी है?
क्या इससे आगे कुछ निकला जा सकता है? हम अमीर से अमीर हो जाएं, कितना ही पैसा कमा लें, फिर भी हमें लगता है कि कुछ रह गया है, कुछ कसर रह गई है, और उस कसर को पूरा करने के लिए साइंटिफिक एडवांसमेंट्स में हमारी रुचि, और हमारे जो फोर फादर्स रहे हैं उनकी रुचि हमेशा स्पेस में इसी वजह से रही थी कि देखिए, मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया था, मैं बीच में अपनी बात को खुद ही काट रहा हूं, जी। और ये बोलना चाहता हूं कि स्पेस में जाना और वहां पा लेना कि मान लीजिए कोई दूसरी स्पीसीज हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा भी तो हो सकता है। हम ये सोच रहे हैं कि हमने एक H2O पा लिया है किसी खोज में, किसी रिसर्च में, लेकिन अकेला होना पूरे ब्रह्मांड में और किसी और प्रजाति के साथ होना, दोनों ही खतरे की निशानी, अकेला दोनों होना ही या खतरे की किसी और निशानी। के साथ होना खतरे की निशानी है। लेकिन ये सोच जी। और ये निष्कर्ष निकालना, ये कितना बड़ा स्टेप है। जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट अब यहीं पर नहीं रुकने वाले, वो इसके आगे भी जाएंगे, डाटाज और एनालाइज करेंगे। शायद आगे आने वाले दिनों में और बेहतर टेलीस्कोप हो, या और बेहतर हमारे पास इक्विपमेंट हो, या और बेहतर स्पेसक्राफ्ट हो, जिनसे हम और आगे जाकर इस तरह की रिसर्च कर सकें। तो ये तो अब एक दरवाजा, एक विंडो ओपन हुई है, ये तो एंडलेस है, कहीं भी ले जा सकती है। देखिए, ब्रह्मांड तो अपने आप में मानव जाति के लिए एक विंडो है। एक फिजिक्स का अगर आप इतिहास देखें तो आप पाएंगे बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था। जो, अगर आपको याद हो, वो जमाना जब हम ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन में डिस्टर्ब स्क्रीन देखते थे, जिसमें सफेद स्क्रीन पर काले डॉट्स आते थे। जी अगर आपको याद हो, अब जी तो मुझे नहीं पता कितने बच्चों को याद होगा, लेकिन जी 90s में जिन्होंने देखा है, उन्होंने, जब टीवी में डिस्टरबेंस होती थी, एंटीना घुमाते थे, उसके बीच में काले एग्जैक्टली डॉट्स आते थे। हाँ काले डॉट्स क्या है? वो बिग बैंग थ्योरी पे जो लाइट निकली है, वो काले डॉट्स उसी को दिखा रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग 1 अरब साल पीछे का जो एक तरह से टाइम मशीन ही तो देख रहे हैं।